नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की और जानने का प्रयास करेंगे कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। दोस्तों, आइन ए दहसाला जैसी हम पद्धति देखते हैं जो कि शेर शाह की रैयतवाड़ी प्रथा जो कि भू राजस्व प्रणाली उसने शुरू किया था, उसके आधार पर इसे शुरू किया गया था। और उसका जो अकबर का राजस्व मंत्री था और साथ ही साथ गुजरात विजय के बाद उसने गुजरात में जैसे प्रमुख बनाया था टोडरमल, उसने पहली बार गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यानी कि शुरुआती इस्तेमाल उसने गुजरात क्षेत्र में किया इस आइन ए दहसाला पद्धति का। और उसके बाद उसने इस पद्धति को फिर मुगल साम्राज्य के ज़्यादातर प्रांतों में इसे लागू किया गया था। अब देखिए, आइन ए दहसाला के अतिरिक्त कनकूत, नस्क, बटाई जैसी भूराजस्व प्रणालियाँ भी प्रचलित थी। 1574-75 ईस्वी में अकबर ने कारोड़ी नामक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। ऐसे परगने जिसका अनुमानित भूराजस्व 1 करोड़ दाम हो, वहाँ कारोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। कारोड़ी भू राजस्व के आकलन एवं भू राजस्व की वसूली से संबंधित कार्य करता था। यह पद्धति गुजरात, बिहार और बंगाल प्रांत में लागू नहीं की गई थी। कहाँ? गुजरात, बिहार और बंगाल प्रांत में यहाँ कारोड़ी जो भू राजस्व प्रणाली थी यह लागू नहीं की गई थी। शाहजहां के काल में अमीन नामक राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की गई और इसका काम भू राजस्व आकलन करना था, जबकि पहले हम कारोड़ी नामक अधिकारी को देख रहे हैं। शाहजहां के काल में चकला नामक एक प्रशासनिक इकाई भी देखने को हमें मिलती है। जब हमने प्रशासन पढ़ा था तब इसे देखा था। अमीन की नियुक्ति के बाद करोड़ी का कार्य केवल भू राजस्व की वसूली करना रह गया था। अब यहाँ पर जो करोड़ी था इसका कार्य अब क्या हो गया कि अब इसको भू राजस्व वसूली करना है, क्योंकि आकलन के लिए शाहजहां ने किसे नियुक्त किया है? अमीन नामक अधिकारियों को यहाँ पर वह नियुक्त कर रहा है। अब अन्य राजस्व अधिकारी की बात करें तो सरकार में यानी कि जो जिला स्तर पर राज्य स्तर पर हमें कौन देखने को मिलता है? वह मिलता है अमल गुजार। सरकार का मतलब जिला स्तर, ठीक है, क्योंकि सूबा यहाँ पर प्रांत को कहते थे तो सरकार जिले को कहते थे। सरकार स्तर पर अमल गुजार और बितकची जैसे अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं जो भू राजस्व से संबंधित थे। परगने में हमें आमील और कानून गो मिलते हैं। ग्राम स्तर पर मुकद्दम और पटवारी हमें मिलते हैं। अब दोस्तों, चौधरी भी गांव स्तर पर होता था और यह ग्राम समूहों के ऊपर एक अधिकारी रहता था जो राजस्व वसूली का कार्य करता था। जो क्या करता था? राजस्व वसूली के कार्य करता था। ग्रामीण और ग्राम समूह में नियुक्त वंशानुगत राजस्व अधिकारियों को वेतन उनके द्वारा वसूले गए राजस्व उनके द्वारा वसूले गए हिस्से के रूप में मिलता था और इसे क्या कहते थे? इसे नानकर कहते थे। किसानों की कुछ श्रेणियां बनाई गई थी, जैसे खुदकास्ट। खुदकास्ट का मतलब क्या होता था कि ऐसे किसान जो भूमि के स्वामी हैं तथा स्वयं या मजदूरों की सहायता से खेती करते हैं। खुदकास्ट। काश्तकारी मतलब खेती करना होता है। खुद का मतलब स्वयं, यानी कि सेल्फ फार्मिंग ये कर रहे हैं, खुद से खेती ये कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? खुद कास्ट। पाही कास्ट यानी कि भैया पाही बाहर वालों के बुला रहे हैं खेती करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते थे? ऐसे किसान जिनके स्वयं के हल बैल हैं और दूसरे गांवों में जाकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, अब इनके पास में साधन तो है लेकिन इनके पास में भूमि नहीं है, तो ये दूसरे की ज़मीन में यहाँ पर खेती करते थे। और दक्षिण भारत में इन्हें क्या कहते थे? दक्षिण भारत में इन्हें कहते थे मिरासदार। क्या? मिरासदार। अब एक और कैटेगरी इनकी होती थी, वह होती थी मोजारियान या बटाईदार। ऐसे किसान जो भूस्वामी नहीं होते थे तथा दूसरे भूस्वामी की खेत में खेती करते थे और उत्पादन में हिस्सा बांटते थे। ठीक है, ये क्या करते थे कि भाई अगर 50 क्विंटल अनाज हो रहा है तो 25 तेरा 25 मेरा। क्यों 25 तेरा? क्यों? क्योंकि तेरे खेत पे कर रहा हूँ। और 25 मेरा क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह से ये मुजारियन बटाईदार होते थे। अब वाणिज्य एवं व्यापार को यहाँ देखें तो मुगल काल में वाणिज्य एवं व्यापार विकसित अवस्था में था। क्यों था? इसके कुछ कारण हम यहाँ पर देखते हैं। अब एक बड़े भूभाग पर मुगल शासकों का प्रशासन एवं कानून व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। अब दोस्तों, इस काल में हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक वैसे ही संतुलन स्थापित करती है जैसे मौर्योत्तर काल में था।
क्यों करती है? क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य था, बड़े साम्राज्य में एक बेहतरीन कानून व्यवस्था थी और कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा नियंत्रित थी, इतनी ज़्यादा केंद्रीयकृत हमें देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार कम से कम हो रहा है। यही कारण है कि इस काल में अर्थव्यवस्था अपनी चरम अवस्था में होती है। एक बड़े भूभाग पर शासकों द्वारा प्रशासन व कानून व्यवस्था की स्थापना। मुगल शासकों का पश्चिम और मध्य एशिया से संपर्क। हम देखते हैं कि जो अकबर है उसके मध्य एशियाई शासकों के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध थे। मक्का जाने वाले रास्ते पर जो लूटमार होती थी उसको रोकने के लिए वह मध्य एशियाई शासकों से संबंध स्थापित करता है, उनके साथ में मित्रवत व्यवहार स्थापित करता है। इसके कारण ये क्या होता है कि वो व्यापार में भारत के अच्छे साझेदार बन जाते हैं और भारत से हमेशा सूती वस्त्र, मसाले, रेशमी वस्त्र इस तरह की चीज़ें जाती रही, लेकिन भारत में हमेशा आयात क्या हुआ? वह हुआ बुलियन वस्तुएं। मौर्य काल में हम देखते हैं बुलियन वस्तुएं ये क्या होती हैं? सोना, चांदी, हीरा जवाहरात। तो जो महंगी चीज़ें होती है वो हमने अक्सर बुलवाई है और हमने दी क्या है? वो ऐसी चीज़ें जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो ऐसी है कि जो एक समय पर नष्ट हो जाएंगी। लेकिन सोना चांदी जो होता है वह हमेशा नष्ट नहीं होता, बल्कि ये संभावना 100% रहती है कि भाई उसकी कीमत हमेशा बढ़ते जाएगी। हो सकता है कि कभी 10,000 से 8,000 हो, लेकिन कुछ साल बाद वह फिर से 8,000 से 12,000 हो जाएगी। तो ऐसी महंगी चीज़ें बुलवाने से अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। हम मुगल शासकों का पश्चिम और मध्य एशिया संपर्क के प्रभाव में ये देखते हैं। मुगल शासकों द्वारा वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण था। उन्होंने काफ़ी मार्गों का निर्माण करवाया। गुजरात विजय के बाद हम देखते हैं कि समुद्र व्यापार में भी यहाँ पर अकबर हाथ आजमाता है और जिसमें मुगल सफल होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो मुगल थे उनकी जल सेना भी थी, हालांकि ये जल सेना जो थी वह निजी थी। जैसे हम देखते हैं बंगाल में जो शाइस्ता खां वगैरह है, मानसिंह वगैरह है, वो अपनी खुद की निजी जहाज वो रख रहे हैं और खुद की निजी नौसेना वो बना रहे हैं। इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा तो मुगल साम्राज्य को ही हो रहा है और इससे मुगल साम्राज्य का समुद्री व्यापार काफ़ी यहाँ पर बढ़ता है। अब इस काल में वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था, जिसमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, मलमल के वस्त्रों का निर्माण प्रमुख था। बंगाल, वाराणसी, मथुरा, मालवा, अहमदाबाद, उज्जैन, सूरत, भरूच, पटना, दौलताबाद वस्त्रों के प्रमुख केंद्र यहाँ पर बन गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर विविधता तो आ रही है, लेकिन कुछ विशेष सेंटर भी बन रहे हैं कि भाई ये बनारस क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बनारसी साड़ी के लिए। भाई ये बंगाल क्यों प्रसिद्ध है? ये बंगाली साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये उज्जैन या सूरत की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो आज भी हम देखते हैं कि ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र बने प्राचीन काल से ही कि आज भी हम देखते हैं कि सूरत की साड़ी, वाराणसी की साड़ी, आज भी अगर सिर्फ आपको नाम ले दे तो आपके मन में लड्डू फूट जाता है अगर आप फीमेल है तो आपको लगता है कि भाई क्या क्वालिटी होगी यार, क्योंकि वाराणसी की साड़ी जो रहती है वो तो फर्स्ट क्लास ही रहती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने इस तरह के विशिष्टीकरण की शुरुआत की, हम देखते हैं कि ये विशिष्टीकरण हमें मौर्य काल के बाद से काफ़ी बेहतर दिखता है। हालांकि मध्यकाल में ये शुरुआती मध्यकाल में ये समाप्त हो जाता है गुप्तोत्तर काल के बाद में और उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मुगल काल है उसमें यह फिर से हमें देखने को मिल रहा है क्या? विशिष्टीकरण, कि एक स्थान किसी स्पेसिफिक वस्तु के लिए प्रसिद्ध होगा। जैसे आज हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी कि जो जीआई टैग होते हैं वो वस्तुओं को मिलते हैं कि भाई बासमती चावल यहाँ पर का जो बासमती चावल होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो भैया हम यहीं के बासमती चावल को जीआई टैग देंगे। भले ही आप कहीं और बासमती चावल उगा लो, लेकिन यहाँ का जो चावल है उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पर भैया इस तरह के इन्होंने सेंटर यहाँ पर स्थापित किए। अब देखिए इस काल में वस्त्र निर्माण के साथ साथ वस्त्रों की रंगाई, छपाई, कसीदाकारी, जरतरी, वस्त्रों में सोने व चांदी के तारों से डिजाइन बनाना, ऐसे कुछ प्रमुख काम हमें इनके देखने को मिलते हैं। अब देखिए वस्त्रों के प्रकार और किस्म हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये ध्यान रखना। बाफ्ता जो कि सूती वस्त्र था, यह गुजरात का प्रसिद्ध था। खासा एक विशेष प्रकार का मलमल वस्त्र था। ताफ्ता ये रेशमी वस्त्र था। अंबर टीज पटना क्षेत्र में यह प्रसिद्ध था। तो ये सब आपको ध्यान रखने चाहिए।
दरियावादी, खैराबादी, जहांगीरी, छीट। छीट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। छीट क्या होता है? बहुत ही दाने दाने टाइप के छींटे वाली शर्ट जो आपने कभी देखी होगी, साड़ियाँ आपने इस तरह की देखी होगी, तो ये दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध होता है छीट वाला। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा और गहराई से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रमुख किस्म के वस्त्र यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। यूरोपीय भारतीय वस्त्रों, जो यूरोपीय भारतीय वस्त्रों को कैलिको कहते थे। क्या कहते थे? कैलिको कहते थे। ठीक है, और ये कैलिको शब्द अंग्रेजों ने ज़्यादा इसको फेमस किया। ठीक है, अब देखिए शॉल का निर्माण आगरा और कश्मीर में होता था। आज भी आप सुनते हैं ना कश्मीरी शॉल, तो ये सब इस तरह से सेंटर बनने शुरू होते हैं। गलीची, गलीची मतलब जो पैरदान वगैरह रहते हैं जो हम घर में बिछाते हैं नीचे बैठने के लिए या फिर चलने के लिए, गलीचा का निर्माण जो आगरा और लाहौर इसके सेंटर बनते हैं। आभूषण निर्माण, धातुगिरी, मीनाकारी, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण, रंगाई, छपाई, शस्त्र निर्माण, शराब एवं अफीम उत्पादन भी इस काल में होता था। हालांकि नील उत्पादन भी इस काल में शुरू हो गया था यूरोपीय प्रभाव से। अब यहाँ देखिए शराब उत्पादन, मेरठ और कोयल काफ़ी ये प्रसिद्ध थे। कोयल बोले तो अलीगढ़। अब यहाँ पर ये देखिए कि नील उत्पादन सरखेज यानी कि अहमदाबाद गुजरात, बयाना भरतपुर राजस्थान। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया नील उत्पादन के प्रसिद्ध सेंटर कौन से थे मुगल काल में? तो कौन से थे? सरखेज और बयाना। सरखेज कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में, और बयाना भरतपुर राजस्थान में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भैया शराब कहाँ बनती थी? इम्पोर्टेड वाली बहुत ही फेमस शराब बनती थी मुगल काल में, जो शराब पीकर हमेशा जहांगीर लोटपोट हुआ करते थे, तो वो थी मेरठ की और कोयल की। कोयल को बाद में अलीगढ़ नाम दिया गया। मराठों में हम देखते हैं कि मराठे अलीगढ़ इस क्षेत्र का नाम यहाँ पर देते हैं। अब देखिए शॉल व गलीचा निर्माण का विकास मुगल काल में प्रारंभ होता है और बड़े स्तर पर जाता है। मीनाकारी और चीनी मिट्टी का निर्माण फारस के कारीगरों द्वारा यहाँ पर भारत में संभव हुआ, और पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही शीशे का सामान यानी कि कांच के सामान, यांत्रिकी, घड़ी, तंबाकू, अनानास, आलू भारत में पहली बार आते हैं। तो भैया आलू जैसी चीज़, हमें लगता है कि आलू तो हम सदियों से खा रहे हैं, तंबाकू हम पी रहे हैं, तो हमको लगता है कि भाई हमारे 100 पीढ़ी से हम तंबाकू पीते आ रहे हैं और हम हमेशा ही पिएंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भैया पुर्तगालियों के आने से पहले हम तंबाकू नहीं पीते थे। ठीक है, तो तंबाकू की खेती वगैरह और ये सब से हम अवगत हुए पुर्तगालियों के साथ। हालांकि जो बहुत सारी चीज़ें, शीशे का सामान, ये घड़ियाँ वगैरह, ये हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम यहीं से उगाने लगे। टॉमस रो ने लकड़ी की बनी एक बग्घी जहांगीर को भेंट की थी। जहांगीर इतना पगला गया इस बग्घी में बैठ के कि उसने टॉमस रो को बहुत सारे अधिकार दे दिए थे। तो भैया यहाँ पर किसी को गिफ्ट करना हो तो लकड़ी की बग्घी कर देना, वो बिल्कुल पगला जाएगा। यूरोपियों के आगमन के साथ बंदूक निर्माण की दो नवीन पद्धतियां भारत में प्रचलित होती है, फ्लिंकलॉट और विल लॉक। अब ये क्या है? तो ये काफ़ी मतलब थोड़ी एडवांस रहती। इससे पहले क्या हो रहा था, मैच लॉक, वो तोड़ने वाली टाइप की जो बंदूक यहाँ पर चला रहे थे, वो उतनी आधुनिक नहीं थी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने थोड़ी आधुनिक बंदूक यहाँ पर ला दी थी। अब जहाज निर्माण में नवीन तकनीक का प्रयोग यूरोपियों के आगमन के साथ हुआ था। अब देखो यहाँ पर ये जो बंदूक है फ्लिंट लॉक या बिल लॉक, ये इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर से जल्दी निपट रहा हूँ भैया। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता हो तो आप यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करके इनको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब देखिए जहाज निर्माण में नवीन तकनीकों का प्रयोग यूरोपियों के आगमन से हुआ था। पहले ये लंगर का प्रयोग नहीं करते थे जहाज रोकने के लिए, अब करने लगे। पहले लकड़ी की कीलों का प्रयोग करते थे जहाज बनाने में, और बांस, जो नारियल की बूँच होती है ना, उससे रस्सी बनाकर लकड़ियों को सिलते थे पकड़ बनाने के लिए। इससे क्या होता था कि जहाज बड़ी यात्रा नहीं कर पाता था, और जो भारतीय प्रायद्वीप है यहाँ पर समुद्री तूफान ज़्यादा आते हैं, जिसके कारण, और मौसम का भी इन्हें सही अनुमान नहीं था, इसलिए ये समुद्री व्यापार में ज़्यादा सफल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर यूरोपियों के आगमन से इन्हें पता लगा कि लंगर डालकर भी हम जहाज़ को रोके रख सकते हैं। लोहे की कीलों का इस्तेमाल ये करने लगे। तो और साथ ही साथ कुतुबनुमा जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका भी इस्तेमाल करने लगे, और इससे क्या हुआ कि इससे इनका जो व्यापार है, समुद्री व्यापार, वो काफ़ी बढ़ा। अब मुगल काल में कलम लगाने की पद्धति भी
यहाँ पर शुरू होती है। इसको हम बर्डिंग का तकनीक कहते हैं। 9th क्लास में मैंने इसको पढ़ा था भैया, तो मुझे अभी भी याद है। ये इसमें क्या होता है, जैसे आम है, एक आम का पेड़ आपने लिया, ठीक है, छोटा पेड़ है आपका एक आम का पेड़, उसमें आपने दूसरे आम के पेड़ की एक डाली को काटा हल्का सा, जैसे हम आपने कलम घर पर कभी फूल की लगाई होंगी, तो कम से कम 1-2 मीटर हमने उसको काटा और हल्का सा उसमें कट लगाकर उसके साथ में उसको चिपका दिया। तो क्या होता था कि वो कलम उस पेड़ में उग जाती थी और एक पेड़ में हमको 2 किस्म के आम देखने को मिलते थे और इन 2 किस्म से एक नई किस्म पैदा हो जाती थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी गाय को इंजेक्शन लगाते हैं माँ बनने का, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर देसी नस्ल की गाय है तो कोशिश करते हैं कि भैया उसको विदेशी नस्ल के इंजेक्शन लगवाएं, ताकि जो उसकी संतान हो अगर बचिया हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। और अगर भारतीय नस्ल की भी लगवा रहे हैं तो साहीवाल, गिर, इस तरह की नस्ल की इंजेक्शन उनको लगवाते हैं, ताकि उसी ब्रीड का उनका बच्चा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उनको दे, ठीक है। अब इसी तरह से यही तकनीक होती है और ये जो बर्डिंग की तकनीक होती है, ये एक ही प्रजाति में होती है, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आम की कलम आप बेर में लगा रहे हैं और फिर बेर के झाड़ में आपको आम उगता हुआ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आम के झाड़ में आम ही की कलम लग सकती है, बेर के झाड़ में बेर की कलम लग सकती है, जैसे गाय के पेट से गाय ही पैदा हो सकती है या बैल, ठीक है। घोड़ा नहीं पैदा हो सकता। अब देखो यहाँ पर बंदरगाह की बात करें तो सत्ता गांव या सोनार गांव बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह था। लाहौरी बंदर ठट्टा सिंध में प्रमुख बंदरगाह था। खंभात, भड़ोच, सूरज, प्रभात पाटन ये गुजरात क्षेत्र के थे और सोपारा महाराष्ट्र में था। मुगल राज्य के बाहर के कुछ बंदरगाहों की बात करें इस समय के, तो मसूलीपट्टनम, कोचीन और मंगलोर, कालीकट आदि प्रमुख बंदरगाह हमें इस काल के देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, हम क्या निर्यात करते थे, यानी कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, हम लोगों को क्या देते थे और हम बाहर से क्या मंगाते थे। अब ये भी देखने की बात है, तो हम बेचते क्या थे, तो अनाज, वस्त्र, अफीम, सोरा, नील। नील हम खास तौर पर कहाँ बेचते थे, ईरान, फारस में बेचते थे। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि नील उत्पादन के 2 सेंटर कौन से थे, ठीक है, याद है ना। अब नील हम कहाँ भेज रहे हैं, ईरान में भेज रहे हैं। और नील उत्पादन कहाँ से हो रहा है, तो नील उत्पादन 2 सेंटर से हो रहा है। वो 2 सेंटर कौन कौन से हैं, तो भैया यहाँ पर देखिए 2 सेंटर, एक बार देख लीजिए, सरखेज अहमदाबाद और बयाना भरतपुर। सरखेज अहमदाबाद और बयाना भरतपुर, ये नील उत्पादन के 2 प्रमुख केंद्र हैं। और हम नील भेज कहाँ रहे हैं, प्रमुख तौर पर ईरान, फारस में भेज रहे हैं। जड़ी बूटियाँ, मसाले, लोहे की वस्तुएं आदि हम निर्यात करते थे और बुलाते क्या थे। अब देखो, हम जिन चीज़ों को बुला रहे हैं ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम आयात क्या कर रहे हैं, हम घोड़े जो बहुत महंगे हैं, रेशम, गुलाम, गुलाम यानी कि हम गुलाम खरीद रहे हैं। धातुओं में सोना, चांदी, टिन, सीसा, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, सुगंधित पदार्थ। तो भारत में हमेशा से ही इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं में या तो थोड़ी कौन सी जो इम्पोर्टेड होती है ना, मतलब कि थोड़ा सा विलासिता जीवन वाली वस्तुएं, जैसे सोना चांदी। सोना चांदी कौन पहनता है, जो विलासी जीवन जीते हैं, जिनको राजा महाराजाओं की तरह सच के रहना है, संवरना है, वो पहनते हैं। सुगंधित पदार्थ, इत्र, ये कौन लगाएगा, जो विलासी जीवन रहेगा, जिएगा। तो इस तरह की ये चीज़ें मंगाते थे, लेकिन हम भेजते क्या थे, वो जो उनकी ज़रूरत थी। तो इसलिए प्राचीन काल में हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए समृद्ध थी क्योंकि हम वो चीज़ भेजते थे जिसकी जो लाइफ टाइम है वह ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हम जिस चीज़ को बुलाते थे उसकी लाइफ टाइम बहुत लंबे समय तक रहेगी और उसकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 रुपये अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आप फ़ायदे में, लेकिन आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और ये आपको कहा गया है कि अगर आपने 2 दिन के अंतर्गत ये 10 रुपये खर्च नहीं किए तो आपके 10 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ये बस एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो व्यापार होता है ना, वो ज़्यादातर कुछ ऐसे ही होता है कि भैया ये 10 रुपये तुम खर्च करो, 2 महीने में तुमको इनको ख़त्म करने हैं, वरना ये 10 रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम आज के समय में जो भारत में व्यापार होता है ना, वो कुछ ऐसे ही होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय उतनी ज़्यादा नहीं है और व्यापार है, भारत की जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन भारत चौथे नंबर पर टॉप 4 पोजीशन में होने के बावजूद भारत में क्या है कि भारत में
लघु एवं कुटीर उद्योग एमएसएमई वह उसकी संख्या कम है, जबकि जो यूनिकॉर्न है, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो धन का संचय कुछ लोगों के पास है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जबकि इस काल में बहुत सारे लोगों के पास में धन का संचय था, इसलिए हम इंपोर्ट करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें, विलासी चीज़ें मंगाते थे, सोना चांदी मंगाते थे, जो समय के साथ साथ और ज़्यादा वैल्यू देती थी। तो अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटी छोटी कंपनियों के विकास में और भी ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। जितनी बड़ी मात्रा में एमएसएमई सेक्टर बढ़ेगा, उतनी ही बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इस काल में भी हम देख रहे हैं कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग सेक्टर में लोग विकास कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम घोड़े अरब, ईरान और मिस्र क्षेत्र से आते थे। मुगल राज्य में सर्वाधिक हम अनाजों का निर्यात करते थे, ठीक है। और संपूर्ण मध्यकाल में, ठीक है, संपूर्ण मध्यकाल में सर्वाधिक निर्यात मसालों का होता था। तो अब हम मुगल काल में अनाजों का निर्यात सबसे ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुगल काल ज़्यादातर उत्तर भारत में था और उत्तर भारत में मसालों का उत्पादन कम होता है, लेकिन दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए दक्षिण भारत से मसाले ज़्यादा जाते थे। और पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा निर्यात जो हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण तौर पर वह हुआ है मसालों का ही। अस्मत बेगम जो नूरजहाँ की माँ थी, उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। अब यहाँ पर नूरजहाँ ने मुगल काल में वस्त्रों के अनेक डिज़ाइन वाले वस्त्रों का विकास यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर नूरजहाँ और उनकी माँ अस्मत बानो बेगम दोनों ही भैया वैज्ञानिक टाइप की थी और दोनों ही नई नई चीज़ों का यहाँ पर डेवलपमेंट करती थी। अब मुमताज़ महल जो इनकी बहू है, वो आभूषणों के अनेक डिज़ाइन तैयार करती है। तो यहाँ पर अस्मत बानो बेगम, नूरजहाँ और मुमताज़ महल कौन थी? तो ये शाहजहाँ की पत्नी तो थी ही, ये नूरजहाँ की भतीजी भी थी। नूरजहाँ का भाई था आसफ खां, उसकी बेटी थी। तो यहाँ पर से भैया इनकी पूरी खानदान ही वैज्ञानिक थी और ये कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। और ये भी ध्यान रखना कि नूरजहाँ के जो पिताजी थे एतमद्दौला, उनका मकबरा संगमरमर से बनने वाला प्रमुख मकबरों में से एक है। बर्नियर के अनुसार भारतीयों को मुगल काल तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तथा विलियम हार्वे के रक्त परिसंचरण तंत्र की जानकारी नहीं थी। अबुल फजल, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत का संबंध मध्य एशिया से तो बेहतर था, लेकिन यूरोप और अन्य दुनिया के क्षेत्रों से कैसा था? तो हम इस समय पर कह सकते हैं कि हम दुनिया से काफ़ी तटस्थ थे, इसलिए हमें इन चीज़ों का जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ जानकारी थी, जैसे अबुल फजल को अमेरिका की खोज की जानकारी थी कि भैया कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने 1492 में उसकी खोज कर ली है। उसने इतना डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन उसने ये ज़रूर लिखा है कि अपने ग्रंथ आईने अकबरी में अबुल फजल अमेरिका के लिए आलम ए नौ यानी कि नई दुनिया शब्द का प्रयोग करता है, जो कि कोलंबस खुद करता है कि भाई मैंने नई दुनिया को खोज लिया हूँ और ये शायद भारत है। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक नाविक जाता है और वो कहता है कि भाई ये अमेरिका, ये नई दुनिया नहीं है, ये एक नया क्षेत्र है और आज से इसका नाम मेरे नाम पर होगा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम। अब ईरान का प्रसिद्ध विद्वान और वैज्ञानिक फातुल्ला शिराजी बीजापुर शासक के दरबार में भारत आया था और अकबर ने इसे मुगल दरबार में भी आमंत्रित किया था। कौन? फातुल्ला शिराजी। और हम देखते हैं कि फातुल्ला शिराजी की मदद से अकबर काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान और विकास कार्य यहाँ पर अपने काल में करवाता है। जैसे फातुल्ला शिराजी ने सौर कैलेंडर, इलाही संबत यहाँ पर चलवाता है। साथ ही साथ बहुमुखी तोप का विकास यहाँ पर वह करवाता है। कौन? फातुल्ला शिराजी। बाद में हम औरंगज़ेब के काल में देखते हैं कि औरंगज़ेब इस इलाही संबत को समाप्त कर देता है और वह फिर जो मुस्लिमों का संबत है उसका इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलवाता है। और एक मिस्टेक जो मैंने किया है, जो हिजरी संबत वापस शुरू करवाता है वह औरंगज़ेब नहीं बल्कि शाहजहाँ होता है, क्योंकि शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ महल के प्रभाव में आकर काफ़ी कट्टर हो जाता है। तो जब वह होता है तो वह अपने दादा के द्वारा शुरू करवाया गया इलाही संबत, जो कि फातुल्ला शिराजी की मदद से अकबर डेवलप करता है और शुरू करवाता है, उसको वह समाप्त करके जो मुस्लिम शरीयत या कानून के हिसाब से जो उनका चलता है टाइम पीरियड, वह
उस इलाही सम्मत के स्थान पर उस हिजरी सम्मत को वह फिर से शुरू करवा देता है। अकबर ने इसे सद्र के पद पर स्थापित किया। सद्र कौन था? तो सद्र धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। फातुल्लाह शिराजी के विषय में अकबर लिखता है, यदि एक व्यक्ति फिरंगियों के हाथ में पड़ जाता तो मैं इसे अपना सारा खजाना देकर भी छोड़ा लेता। यहाँ जोड़ा लेता लिखा, लेकिन वह छोड़ा लेता है। तो अकबर इससे इस कदर प्रभावित हो गया था कि वह इसके विषय में लिखता है कि भैया पूरा राज्य मेरा ले लो, लेकिन मुझे बस एक आदमी चाहिए, वो है फातुल्लाह शिराजी, क्योंकि इसका क्या दिमाग है भाई।